बॉटनी लेक्चर के सभी वीडियोज़ को पाने के लिए सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर लें। बीएससी की सभी सेमेस्टर की नोट्स मिल रही हैं और एमएससी की सभी सेमेस्टर की फर्स्ट, सेकंड और थर्ड सेमेस्टर तक की जो शॉर्ट नोट है वो लगभग कंप्लीट हो चुकी हैं और मिल रही हैं। जिनको भी परचेज करना है वो संपर्क कर सकते हैं। डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आइए इस वीडियो में डिस्कस करते हैं रेस्पिरेशन के बारे में। इसके पहले आपको बता दें कि रेस्पिरेशन के अलावा इसके पहले फोटोसिंथेसिस जो टॉपिक है, हर एक टॉपिक का इम्पोर्टेंट नोट्स हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। इसके साथ साथ ही एमएससी थर्ड सेमेस्टर की और बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर की जितने भी लेक्चर आते हैं उन सब का या इम्पोर्टेंट नोट्स है या फिर क्वेश्चंस है, कुछ भी है इन दोनों सेमेस्टर से रिलेटेड, उनकी प्लेलिस्ट में वो सभी वीडियोज अपलोड कर दिया जाता है। तो आप सब प्लेलिस्ट में जाइए, तुरंत जितने भी वीडियोज हैं वो सब इम्पोर्टेंट है, आप ज़रूर देखिएगा। इसके बाद आपको मॉडल पेपर्स, पुराने अनसॉल्व पेपर जो भी हैं वो सब धीरे धीरे करके एक एक करके हर एक पेपर का अपलोड कर दिया जाएगा। आप लोग पहली बार हमारे चैनल में जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कर लीजिएगा, फटाफट सभी दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। चलिए डिस्कस करते हैं रेस्पिरेशन क्या होता है। दोस्तों, फोटोसिंथेसिस के बाद उतना ही इंपॉर्टेंट रेस्पिरेशन पढ़ना होता है, क्योंकि बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है रेस्पिरेशन। बिना फोटोसिंथेसिस पढ़े आपको रेस्पिरेशन समझ में नहीं आता है। इन केस ऑफ प्लांट के केस में रेस्पिरेशन फोटोसिंथेसिस दोनों प्रोसेस होती है, जबकि एनिमल के केस में फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं होती है, केवल रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है। ओके, तो आइए डिस्कस करते हैं रेस्पिरेशन क्या होता है। रेस्पिरेशन सिंपल लैंग्वेज में लिख लीजिएगा। जो बॉटनी लेक्चर की शॉर्ट नोट बनी हुई है फोटोसिंथेसिस रेस्पिरेशन की, उसी में से उसी नोट से ये लिया गया है। आप देख सकते हैं लाइनिंग में लिखा गया है। तो मतलब आप सिंपल सी बात है, जो नोट्स बनाया गया उसी नोट्स का ये एक छोटा सा हिस्सा है। आप समझ सकते हैं, जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा है वैसे ही बॉटनी लेक्चर की शॉर्ट नोट भी आपको मिलेगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हैंड रिटन भी मिलेगी और टाइपिंग भी आपको मिल जाएगा। अब बात करते हैं रेस्पिरेशन गाइज होता क्या है। व्हाट इज रेस्पिरेशन? द सिंपल लैंग्वेज में यहाँ पर डिफिनेशन लिखा गया है, आप देख सकते हैं। द प्रोसेस विच O2 is absorbed and CO2 liberated in the plant cells has been termed as respiration। प्लांट सेल में ऐसी प्रोसेस जिसमें CO2 क्या होता है, इन्वॉल्व होता है और O2 इन्वॉल्व होता है एंड CO2 लिबरेट होता है, निकलता है। मतलब जहाँ पर ऑक्सीजन एब्जॉर्ब हो और CO2 निकाला जाए, रिलीज किया जाए, उस प्रोसेस को बोला जाता है रिस्पिरेशन। सिंपल इज दैट। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस जस्ट इसका उल्टा होता है। वहाँ पर ऑक्सीजन रिलीज किया जाता है प्लांट्स के द्वारा और कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब किया जाता है, जबकि रेस्पिरेशन में सेम वही प्रोसेस उल्टा होता है। ऑक्सीजन एब्जॉर्ब किया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज किया जाता है। बातों को ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, तब मुझे आपको समझ में आएगा, अदरवाइज आपके दिमाग से उड़ जाएगा, नहीं समझ में आएगा। सो गाइज, आइए आपको इसी को रिएक्शन के माध्यम से समझाने की कोशिश करते हैं। थोड़ी सी तबीयत खराब है, सही तरीके से आवाज़ नहीं निकल रही है, आपके पास साफ नहीं क्लियर हो पा रहा होगा। इसी वजह से एक दिन देखिए वीडियो भी आपका लेट हो गया है, इसके लिए मुझे बहुत खेद है। आइए रिएक्शन के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जो रिएक्शन वहाँ पर जो मॉलिक्यूल बना था, कार्बनिक कंपाउंड जो बना था कार्बोहाइड्रेट का, यानी C6H12O6, यही बना था फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में, ये बनता है और ऑक्सीजन भी रिलीज होती है। सेम वही प्रोसेस आपको यहाँ पर मैं रेस्पिरेशन में दिखा देता हूँ कि जो कार्बोहाइड्रेट बनता है और CO2 रिलीज हो जाती है, वही दोनों यहाँ पर यूज होती है और सेम जो प्रोडक्ट मिल करके कार्बोहाइड्रेट बनाया था वही प्रोडक्ट में छोटे छोटे पार्ट में सेपरेट हो जाएगा, अलग हो जाएगा। इसके साथ ही यहाँ पर एक एनर्जी भी बनती है, ये एक एक्स्ट्रा हो जाता है। ठीक है, तो यही आपको यहाँ पर समझना है। जैसे आप देखिए C6H12O6 ब्रेकडाउन होगा सिंपल तरीके से और ऑक्सीजन 6 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के लगेंगे, मतलब एक मॉलिक्यूल कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने के लिए 6 मॉलिक्यूल का ऑक्सीजन के लगते हैं, तब जाकर के इसको 6CO2 + 6H2O में सेपरेट कर दिया जाता है। इसके साथ ही 673 किलो कैलोरी एनर्जी निकलती है। मतलब इसको अगर देखा जाए तो 38 ATP के रूप में स्टोर होती है। अब यहाँ पर थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ऐसे होगा, जनरल इंट्रोडक्शन हो जाएगा रेस्पिरेशन का। उसके बाद जो इसके अंतर्गत प्रोसेस होती है, मेन प्रोसेसेस होती है, उसके बारे में हम बात करेंगे। अगला पॉइंट हो जाएगा यहाँ पर रेस्पिरेशन इज ए बायोकेमिकल प्रोसेस। रेस्पिरेशन की दूसरी डिफिनीशन है। अगर आपको पहली डिफिनीशन नहीं याद हो रही है तो आप ये दूसरी डिफिनीशन लिख सकते हैं आसानी से। ठीक है,
आइए देखते हैं। रिस्पायरेशन इज ए बायोकेमिकल प्रोसेस। रिस्पायरेशन एक बायोकेमिकल प्रोसेस होती है एज लिविंग ऑर्गेनिज, मतलब लिविंग ऑर्गेनिज में होने वाली एक, ये क्या है, बायोकेमिकल प्रोसेस होती है जिसमें O2 इंटर्स इन सेल, जिसमें जो ऑक्सीजन है वो अंदर इंटर करती है सेल के अंदर, एंड ऑक्सीडाइज द वेरियस फूड सब्सटेंसेस, और ऑक्सीडाइज करता है, मतलब जितने भी वेरियस टाइप के फूड सब्सटेंस होते हैं उनको ऑक्सीडाइज करता है, तोड़ता है, मतलब विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, और तमाम प्रकार के जो इसमें ATP की मात्रा निकलती है, जैसा अभी आपको रिएक्शन में दिखाया गया 673 कैलोरी मात्रा में निकलती है, और ATP के रूप में अगर देखा जाए तो ये 38 ATP के रूप में एनर्जी स्टोर होती है कंप्लीट ऑक्सीडाइज होने के बाद। कोई भी अगर फूड मटेरियल अगर आप खाते हैं, ठीक है, उसको कंप्लीट डाइजेस्ट करने के बाद 38 ATP ऊर्जा तैयार होती है। सेम ये प्रोसेस प्लांट में भी होती है, प्लांट सेम यही प्रक्रिया करता है और 38 ATP ऊर्जा स्टोर होती है। क्लियर? आगे पॉइंट में डिस्कस करते हैं। द ऑक्सीडेटिव डिग्रेडेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स टू यील्ड यूजफुल फॉर्म ऑफ एनर्जी। दूसरे पॉइंट में अगर देखा जाए तो ऑक्सीडेटिव डिग्रेडेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड का ऑक्सीडेटिव डिग्रेडेशन करना मतलब ऑक्सीडाइज करना, तोड़ना उसको अलग अलग भागों में, और यील्ड यूजफुल फॉर्म ऑफ एनर्जी, और इसके साथ ही एनर्जी यूजफुल एनर्जी के रूप में यहाँ पर एनर्जी का फॉर्मेशन होता है इन द फॉर्म ऑफ ATP करेंसी। ओके, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं रिस्पायरेशन। सिंपल तरीके से अगर कहा जाए तो रिस्पायरेशन के केस में ATP का निर्माण होता है। कोई भी एग्जामिनर आता है, कोई भी टीचर है, तो ज़्यादातर उसका क्वेश्चन ये होता है कि ATP का सिंथेसिस कहाँ होता है। अब आप लोग पहले से पढ़ते चले आ होंगे, बचपन से पढ़ते चले आ रहे होंगे कि ATP का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। तो सिंपल सी बात है कि ATP का निर्माण या ATP का सिंथेसाइजेशन माइटोकॉन्ड्रिया में ही होता है। कहाँ पर होता है, एक स्टेप के बारे में हम लोग यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये BSc का लेवल है, तो BSc में हर एक स्टेप जान लेना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। ओके, नाउ द एनर्जी लिबरेटेड इज यूजुअली स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स, हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब जैसा हमने कहा कि किस रूप में एनर्जी स्टोर होती है, तो हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स के रूप में स्टोर होती है, जिसे हम क्या कहेंगे, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। बहुत पहले से पढ़ते चले आ रहे हैं, कक्षा 6, 7, 8 से ही पढ़ते चले आ रहे हैं ATP का क्या नाम होता है, ATP कहाँ बनता है, तमाम प्रकार के आपके मन में सवाल आते रहेंगे, आपके टीचर्स पूछे होंगे, आपके एग्जाम में आया रहा होगा। तो अब आप यहाँ पर देखेंगे कि ATP का सिंथेसाइजेशन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, और कैसे होता है स्टेप बाय स्टेप आपको यहाँ पर मैं समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक ना, बहुत सिंपल। विच आर रिगार्डेड एज एनर्जी करेंसी ऑफ एनी लिविंग सेल। किसी भी लिविंग सेल की एनर्जी करेंसी के रूप में अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाए क्या होता है, तो आप सीधा सीधा जवाब देंगे ATP। ATP को एनर्जी का करेंसी कहा जाता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा रिस्पायरेशन। जो होता है गाइस वो 2 प्रकार का होता है, बहुत सिंपल। रिस्पायरेशन 2 टाइप्स का होता है, एक हो जाएगा एनारोबिक रिस्पायरेशन और दूसरा हो जाएगा एरोबिक रिस्पायरेशन। अब दोनों में क्या अंतर है, ये भी आपने इंटर में पढ़ा होगा, 10th में भी पढ़ा होगा कि एरोबिक और एनारोबिक रिस्पायरेशन क्या होता है, अनाक्सी श्वसन और आक्सी श्वसन। अनाक्सी श्वसन मीन्स एनारोबिक रिस्पायरेशन और आक्सी श्वसन मीन्स हो जाएगा एरोबिक रिस्पायरेशन। दैट मीन्स इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन गैस की अनुपस्थिति में जो प्रोसेस होती है रिस्पायरेशन की, उसको एनएरोबिक रिस्पायरेशन कहते हैं, और ऑक्सीजन की उपस्थिति में अगर होता है तो उसे एरोबिक रिस्पायरेशन कहते हैं। सिंपल, अब आपको समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं कौन सा ऐसा स्टेप है जो एनारोबिक रिस्पायरेशन में होता है। ठीक है, जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में रिस्पायरेशन की कौन सा स्टेप है जो होता है, इस पर हम बात करेंगे। सबसे पहले एनारोबिक रिस्पायरेशन क्या होता है। एनारोबिक रिस्पायरेशन इन्वॉल्व्स कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज। सिंपल तरीके से ग्लूकोज को कन्वर्जन की प्रोसेस होती है एनारोबिक रिस्पायरेशन में, इन द एल्कोहलिक फर्मेंटेशन एंड CO2। अब एनारोबिक रिस्पायरेशन के केस में ज़्यादातर जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, एल्कोहलिक फर्मेंटेशन में, और CO2 मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, ये एनारोबिक रिस्पायरेशन की कंप्लीट प्रोसेस होती है। ओके,
एंड कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज लैक्टिक एसिड इन द मसल्स ऑफ एनिमल के केस में यही चीज़ें जो ग्लूकोज है जो प्लांट के केस में होता है वो अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है एनारोबिक रिस्पायरेशन में, और एनिमल के केस में यही प्रोसेस मसल्स में एनिमल मसल्स में लैक्टिक एसिड के रूप में स्टोर हो जाता है एंड सर्टेन लैक्टिक एसिड इन बैक्टीरिया, और कुछ बैक्टीरिया में भी ये प्रोसेस होती है, मोस्टली लैक्टिक एसिड में कन्वर्जन होता है। सिंपल इज दैट। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा द प्रोसेस डज नॉट रिक्वायर ऑक्सीजन। इस प्रोसेस में ऑक्सीजन की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है, यानी कि ऑक्सीजन की कोई आवश्यकता नहीं होती है। आपको बार बार मैं बता दे रहा हूँ कि जो भी यहाँ पर पॉइंट आपको मैं दिखा रहा हूँ वो बॉटनी लेक्चर की जो नोट्स प्रिपेयर किया गया है, जो बनाया गया है, उसी बेसिस पर वहीं से कलेक्ट करके हम यहाँ पे बता रहे हैं आपको। कोई अलग से PDF यहाँ पर तैयार नहीं किया गया है, उसी का नोट्स है। तो इसलिए जो लोग अभी तक पीछे रह गए हैं, नोट्स को नहीं परचेज कर पाएंगे और बहुत ज़्यादा आपको पछताना ना पड़े एग्जाम में, बहुत शार्ट तरीके से अगर आपको लिखना है तो ये बॉटनी लेक्चर की जो नोट्स है वो आपके बहुत काम आने वाली है, क्योंकि सीरीज में बुक में बहुत ज़्यादा डिटेल रहता है और एग्ज़ाम टाइम में आपके पास इतना टाइम नहीं रहता कि आप बुक को पढ़ें। ठीक है, तो बेहतर होता है कि आपको शार्ट नोट पढ़ लें। तो शार्ट नोट के लिए संपर्क करें, तुरंत डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस प्रोसेस में एनारोबिक रिस्पायरेशन की प्रोसेस में यहाँ पर ऑक्सीजन की कोई ज़रूरत नहीं होती है, रिक्वायरमेंट नहीं होती है, बिना ऑक्सीजन के ही ये प्रोसेस होती है। सिंपल। दिस प्रोसेस अकर्स इन साइटोसोल। ये प्रोसेस मोस्टली कहाँ पर होती है? साइटोसोल में होती है। माइटोकॉन्ड्रिया आर नॉट रिक्वायर्ड। इसके केस में माइटोकॉन्ड्रिया का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। ठीक है, एनारोबिक रिस्पायरेशन में माइटोकॉन्ड्रिया का कोई भी रोल नहीं होता है। जो भी प्रोसेस माइटोकॉन्ड्रिया में होगी वो एरोबिक रिस्पायरेशन की प्रोसेस हो जाएगी। अभी तक एनारोबिक रिस्पायरेशन की प्रोसेस की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। आइए इक्वेशन को एक बार फिर से देख लेते हैं। एनारोबिक रिस्पायरेशन की जब प्रोसेस होती है तो उसका जो फार्मूला है, इक्वेशन है, वो क्या होता है। एक बात आप ध्यान दीजिएगा कि एग्जाम में जब आप बैठेंगे तो आपको ध्यान देना है कि एनारोबिक और एरोबिक रिस्पायरेशन की प्रोसेस में दोनों के रिएक्शन आपको याद होने चाहिए। अब सेम वही ग्लूकोज मॉलिक्यूल बिना ऑक्सीजन के, देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं दिखा गया है, C6H12O6 डायरेक्टली कन्वर्ट कर दिया जा रहा है 2CO2H5OH। ठीक है, एल्कोहल में, और 2CO2 मॉलिक्यूल, 2CO2 मॉलिक्यूल हो गया 2C2H5OH, 2 मॉलिक्यूल एल्कोहल के और 2 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड के यहाँ पर निकलेंगे। ठीक है, प्लस एनर्जी निकलेगी। जो एनर्जी होगी वो कितनी होगी, ध्यान से देखिएगा, 247 किलो जूल और वह 28 किलो कैलोरी। 28 किलो कैलोरी ही ऊर्जा मिलती है, जबकि अभी आपने देखा कि जो रिएक्शन में दिखाया गया था, टोटल जो कंप्लीट ऑक्सीडेशन अगर होता है ग्लूकोज मॉलिक्यूल का तो 38 ATP या फिर 673 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है अगर कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो रहा है तो। क्योंकि यहाँ पर कंप्लीट ऑक्सीडेशन नहीं होता है इस केस में, इसलिए एनर्जी कम मिलती है। ठीक है, तो जितना भी आप फूड मटेरियल खाते हैं, प्लांट के केस में हो या आपके केस में हो, जितना भी खाते हैं वो कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर वो ऑक्सीडाइज नहीं होगा तो एनर्जी आपको कम मिलेगी। ओके, नेक्स्ट पार्ट हो जाएगा द ग्लूकोज फर्स्ट कन्वर्जन ऑफ पायरुविक एसिड। सबसे पहले जो ग्लूकोज होगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? पायरुविक एसिड थ्रू इम्बडेन मेयरहॉफ पैरानॉस पथवे। मतलब इम्बडेन मेयरहॉफ पैरानॉस नामक साइंटिस्ट ने, 3 साइंटिस्ट ने मिल करके सबसे पहले पहला स्टेप प्रस्तुत किया था। यानी कि सबसे पहले उन्होंने बताया कि जो ग्लूकोज है ईजिली कन्वर्ट हो जाएगा पायरुविक एसिड में, और इस प्रोसेस को उन्होंने बताया ग्लाइकोलिसिस। और इस ग्लाइकोलिसिस को EMP पथवे के नाम से भी कहा जाता है, क्योंकि इन तीनों साइंटिस्ट के नाम पर इसका नाम हो जाता है EMP पथवे। ओके, विच इज देन कन्वर्टेड टू एथिल एल्कोहल और लैक्टिक एसिड डिपेंडिंग अपॉन द ऑर्गेनिक in which it occurs. The complete pathway of anaerobic respiration occurs in the cytosol. एनाएरोबिक रिस्पायरेशन की कंप्लीट जो प्रोसेस होती है वो सिर्फ और सिर्फ साइटोसॉल में होती है। ओके, सिर्फ और सिर्फ साइटोसॉल में होती है। आइए ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस अब आपको स्टार्ट करके मैं बताता हूँ क्या क्या है इसमें, पॉइंट वाइज आपको दिखा देता हूँ।
ग्लाइकोलिसिस सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सबसे पहला ये आपके एग्जाम बेसिस पर ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल ये दोनों इम्पोर्टेंट है। पहले आप देख लीजिए एनारोबिक रिस्पायरेशन की फर्स्ट स्टेप जो होती है वो ग्लाइकोलिसिस होती है। ग्लाइकोलिसिस स्टेप जो होती है एनारोबिक की भी होती है और एरोबिक रिस्पायरेशन की भी होती है, दोनों की होती है, दोनों की फर्स्ट स्टेप होती है। ठीक है, इट इज एन ऑक्सीडेटिव प्रोसेस इन विच वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज इज partially oxidized into 2 molecule of pyruvic acid। देखिए, इट इज एन ऑक्सीडेटिव प्रोसेस, ये ऑक्सीडेटिव प्रोसेस होती है जिसमें एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल पार्शियली ऑक्सीडाइज होता है और कन्वर्ट कर देता है 2 मॉलिक्यूल ऑफ यानी 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड। सिंपल। ग्लाइकोलिसिस के पहले स्टेप में क्या होता है कि सिंपल तरीके से अगर बताएं तो ग्लाइकोलिसिस में होता क्या है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल का एक मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज होता है और 2 मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड के तैयार हो जाते हैं, बन जाते हैं। ओके, 3 कार्बन कंपाउंड का होता है पायरुविक एसिड इन ए सीरीज ऑफ एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा ग्लाइकोलिसिस इज द मेजर pathway metabolism। Glycolysis is the major pathway metabolism for glucose metabolism occurs in the cytosol of cell। ग्लाइकोलिसिस जो प्रोसेस होती है लार्ज प्रोसेस होती है, बड़ी प्रोसेस होती है पथवे की। ठीक है, मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस होती है और लार्ज काफ़ी समय तक चलती है। ठीक, ओके, और ये कंप्लीट होती है साइटोसोल में, साइटोसोल में ही कंप्लीट होती है, हर एक सेल की बात कर रहा है। इट इज एन यूनिक पथवे अकर्स एरोबिकली एज वेल एज एनएरोबिकली एंड डज नॉट इन्वॉल्व CO2। ये एरोबिक में भी होती है और एनारोबिक में भी होती है। हमने आपको पहले ही बता दिया कि ग्लाइकोलिसिस की एक ऐसी प्रोसेस होती है जो दोनों में इन्वॉल्व होती है। अगर एनारोबिक रिस्पायरेशन की प्रोसेस हो रही है उसका भी पहला स्टेप ये है और एरोबिक रिस्पायरेशन की पहला स्टेप भी यही है। ठीक है, अभी आपको मैं बताऊंगा आगे। जहाँ पर ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में प्रोसेस होती है। अब यहाँ पर देख लीजिए जो आपके सामने ये दिख रहा है ग्लाइकोलिसिस का स्टेप है। ग्लाइकोलिसिस जो होता है दोस्तों मोस्टली 10 स्टेप में कंप्लीट होता है और यहाँ पर आपको मैं बता देना चाहता हूँ टोटल शॉर्ट में देखा जाए तो 10 स्टेप होते हैं, लेकिन मेजर फेज में 2 मेजर फेज में कंप्लीट होता है, 2 मेजर फेज में कंप्लीट होता है। पहला जो होता है प्रिपरेटरी फेज। ठीक है, प्रिपरेटरी फेज होता है, इसको जूम करके मैं आपको थोड़ा सा दिखा दे रहा हूँ। प्रिपरेटरी फेज होता है और दूसरा जो होता है पे ऑफ फेज, दूसरा होता है पे ऑफ फेज। ठीक, अब ये प्रोसेस जो ग्लाइकोलिसिस की होती है 10 स्मॉल स्टेप में कंप्लीट होती है, 10 स्टेप में कंप्लीट होती है। तो पहली जो स्लाइड आपको यहाँ पर मैं दिखाऊंगा, ये पहली स्लाइड आप देख लीजिए। ये पहली स्लाइड आपकी जो दिख रही है आपके सामने, ये हो जाएगी प्रीलिमिनरी फेज की हो जाएगी, प्रिपरेटरी फेज की हो जाएगी। ओके, और दूसरा जो स्टेप यहाँ पर आपको मैं दिखा रहा हूँ पे ऑफ फेज का हो जाएगा। ठीक, आधा आधा दोनों पार्ट में हम डिवाइड यहाँ पर कर दिया गया है। अब सबसे पहला स्टेप देख लीजिए, ग्लाइकोलिसिस का पहला स्टेप, पहले फेज का पहला स्टेप क्या है? सिंपली ग्लूकोज के जो मॉलिक्यूल है 6 कार्बन का ग्लूकोज है, सिंपल ग्लूकोज डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाएगा ग्लूकोज 6 फास्फेट में। 6 कार्बन का ये भी होगा। ठीक है, 6 कार्बन का है, ध्यान देना 6 कार्बन का है ये मॉलिक्यूल, इसलिए इसके 3-3 कार्बन के मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल बनते हैं पायरुविक एसिड के 3-3 कार्बन के। ओके, अब ध्यान आपको क्या देना है, ग्लूकोज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज 6 फास्फेट में विद द हेल्प ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ ATP। एक मॉलिक्यूल ATP का यहाँ पर यूज हो जाता है और ग्लूकोज 6 फास्फेट बन जाता है। ठीक है, एक ADP यहाँ पर रिलीज हो जाता है। एंजाइम जो लगता है हेक्सोकाइनेज लगता है और मैग्नीशियम आयन यूज हो जाता है। तो आपको ध्यान यही दे रहा है कि पहला स्टेप जो बन रहा है यहाँ पर ATP यूज हो रहा है, एक मॉलिक्यूल ATP का यूज हो रहा है, ये भूलना मत। हेक्सोकाइनेज एंजाइम लग रहा है और मैग्नीशियम आयन लग रहा है। सिंपल, ग्लूकोज 6 फास्फेट कन्वर्टेड इनटू फ्रक्टोज 6 फास्फेट। ग्लूकोज 6 फास्फेट अब फ्रक्टोज 6 फास्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा।
विद द हेल्प ऑफ एंजाइम फास्फोग्लूकोआइसोमेरेज एंजाइम। फास्फोग्लूकोआइसोमेरेज एंजाइम, सिंपल बोले तो आइसोमेरेज एंजाइम यूज हो जाएगा। ओके, ये दूसरा स्टेप हो जाएगा। तीसरे स्टेप में फ्रक्टोज 6 फास्फेट कन्वर्ट हो जाता है फ्रक्टोज 1,6 बाई फास्फेट पे। यहाँ पर एक एटीपी मॉलिक्यूल यहाँ पर फिर से यूज हो जाता है, एडीपी में निकल जाता है। स्टेप यहाँ लिखा हुआ है, आप ध्यान दीजिएगा। पहला स्टेप, दूसरा स्टेप और तीसरा स्टेप सब लिखा हुआ है, आपको ज़्यादा हमको समझाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर जो एंजाइम यूज होगा फास्फोफ्रक्टोकाइनेज, काइनेज एंजाइम यूज हो रहा है। जहाँ पर भी एटीपी लगेगा या निकलेगा वहाँ पर काइनेज एंजाइम जरूर होगा। ठीक है, तो ध्यान देना, अगर आपको ये प्रोडक्ट का नाम भूल जाता है तो आप सीधा काइनेज लिख सकते हैं। ओके, मैग्नीशियम आयन भी साथ में यूज हो जाएगा। ये तीसरा स्टेप था। चौथे स्टेप में फ्रक्टोज 1,6 बाई फास्फेट कन्वर्ट हो जाएगा ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट में। तो 3 कार्बनिक कंपाउंड का बनाएगा ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट और 3 कार्बनिक कंपाउंड का बनाएगा डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट। बन गया कि नहीं बना? बन गया, बहुत सिंपल। यहाँ पर एंजाइम लगेगा एल्डोलेज और जिंक आयन लग जाएगा। अब ये चौथा स्टेप था, ध्यान दीजिए, चौथा स्टेप था। ये 2 स्टेप यहाँ पर दोनों प्रोडक्ट बन जाएंगे 3-3 कार्बन के। अब आगे की जो प्रोसेस होगी वो आप चाहे डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन से चलाएं या फिर ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट से, दोनों में सेम वही स्टेप चलने वाले हैं, आगे की जो स्टेप है। ठीक है, तो किसी एक का ही यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा। अब एक चीज़ और आपको ध्यान देना है, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट जो है आइसोमराइजेशन के माध्यम से ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट भी बना सकता है। मतलब ये जो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट बना है ये डाइहाइड्रोक्सी भी बना सकता है या फिर ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट अगेन डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट भी बना सकता है। आइसोमराइजेशन की प्रोसेस यहाँ पर होती रहेगी, ट्राइओज फास्फेट आइसोमराइज। तो ये जो प्रोसेस होती है 5th प्रोसेस हो जाएगी, 5th स्टेप हो जाएगा। अगला जो फेज हो जाएगा पे ऑफ फेज हो जाएगा, एनर्जी जनरेशन, जहाँ पर एनर्जी बनेगा। इसके पहले में जो दिखाया गया था यहाँ पर लिखा हुआ है एनर्जी इन्वेस्टमेंट। यह पहला जो फेज है उसमें एनर्जी इन्वेस्ट होती है, लगती है, यूज हो जाती है। अभी आपने देखा 2 एटीपी मॉलिक्यूल यूज हो चुके हैं, एक एक करके 2 स्टेप पर। अब दूसरा जो फेज चालू होगा यहाँ पर एनर्जी जनरेशन का हो जाएगा, यहाँ पर एनर्जी जनरेट होगी। ओके, फाइनली आपने देखा 2 ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट के 2 मॉलिक्यूल यहाँ पर तैयार हो गए। ठीक है, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट कन्वर्ट हो जाएगा 2 मॉलिक्यूल 1,3 बाई फास्फोग्लिसरिक एसिड, बाई फास्फोग्लिसरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, समझ गए। और यहाँ पर 2 ADP 2 AD प्लस 2 NAD प्लस यूज होगा, सॉरी 2 NAD प्लस यूज हो जाएगा और 2 मॉलिक्यूल NADH प्लस 2H प्लस आयन बना देगा। ठीक है, एंजाइम जो यूज होगा इसी प्रोडक्ट के साथ एंजाइम का नाम जोड़ दिया गया है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट डिहाइड्रोजिनेज, क्योंकि NADH बन रहा है, NADH या NADPH जहाँ भी बनेगा या रिलीज होगा वहाँ डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम लगता है। सिंपल इज दैट। अगले स्टेप में देखें 2 मॉलिक्यूल यहाँ पर ये बन चुका है NADH। ये ध्यान दीजिएगा, लास्ट में आपको मैं यहाँ पर काउंट कराऊंगा कि कितने मॉलिक्यूल ATP के बनते हैं और कितने मॉलिक्यूल NADH के बनते हैं। टोटल नंबर ऑफ ATP कितनी बनती है ग्लाइकोलिसिस में, उसके बाद क्रेब्स साइकिल का जब चलेगा तो क्रेब्स साइकिल में भी आपको मैं बताऊंगा कि कितने मॉलिक्यूल ATP के सिंथेसाइज होते हैं या बनते हैं। सिंपल इज दैट। 1,3 बाई फास्फेट ग्लिसरिक एसिड कन्वर्ट हो जाता है 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड में। ग्लिसरेट लिखा है, आप कंफ्यूज मत होइएगा, ग्लिसरिक एसिड भी इसको आप कह सकते हैं, होता है। ठीक है, इसका नाम ग्लिसरिक एसिड भी है। तो 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड यहाँ पर बन जाता है और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 2 ADP यूज हो जाता है और 2 ATP मॉलिक्यूल यहाँ पर बन गया। ठीक है, ओके, तो 2 NADH बन गया और 2 ATP मॉलिक्यूल बन गया अभी तक का जो आपने देखा। और यहाँ पर जो एंजाइम लगेगा फास्फोग्लिसरेट काइनेज, काइनेज एंजाइम हमने बताया जहाँ भी ATP लगेगा या यूज होगा या निकलेगा वहाँ पर काइनेज एंजाइम अवश्य लगेगा। अब अगले स्टेप में बाई फास्फोग्लिसरिक एसिड कन्वर्ट हो जाएगा 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड में, 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड
नाउ कन्वर्टेड इनटू 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड कन्वर्ट हो जाएगा 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में विद द हेल्प ऑफ एंजाइम फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज। यहाँ पर जो एंजाइम लगेगा म्यूटेज एंजाइम लगता है। और 8वां स्टेप है, आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड कन्वर्टेड इनटू फास्फोइनॉल पारुवेट, 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड कन्वर्ट हो जाएगा फास्फोइनॉल पारुवेट में कन्वर्ट हो जाएगा। ये 9th स्टेप हो जाएगा। यहाँ पर 2 H2O मॉलिक्यूल यहाँ पर रिलीज हो जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल के 2 मॉलिक्यूल यहाँ पर रिलीज हो जाएगा। और यहाँ पर जो एंजाइम लगेगा इनोलेज एंजाइम और मैग्नीशियम आयन यहाँ पर यूज हो जाएगा। एज वेल एज मैग्नीज आयन भी इस्तेमाल हो सकता है, यूज हो सकता है यहाँ पर। ओके, तो दोनों यहाँ पर दिखाया गया और करके। नाउ फास्फोइनॉल पारुवेट या पारुविक एसिड कन्वर्टेड इनटू पारुविक एसिड में फास्फोइनॉल पारुवेट जो होगा वो डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाएगा पारुविक एसिड में, या पारुवेट लिखा हुआ है। इसके साथ ही यहाँ पर 2 ATP यूज होगा, 10वां स्टेप है, और 2 ADP यूज होगा, ATP मॉलिक्यूल यहाँ पर बन जाएगा। और यहाँ पर जो एंजाइम यूज होगा पारुवेट काइनेज, मैग्नीशियम आयन, पोटेशियम आयन, ये सब हेल्प होंगे हेल्पिंग में। और ये फाइनली पारुविक एसिड यहाँ पर आपको मिल गया। ठीक है, अब आपसे मैं यही कहूँगा कि जो स्टेप आपको नहीं समझ में आया उसके बारे में आप कमेंट कीजिए। और एक बार और आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इसको रिवर्स करके एक बार फिर से वीडियो को आप जरूर देखें, जिससे आपका जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। एक एक स्टेप बहुत आसानी से, बहुत आराम से हमने बताया है सिस्टम से। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो थिंग्स है इस ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस में, आपको ये काउंट करना है कितने ATP बनते हैं, कितने ATP यूज होते हैं और कितने NADH बनता है। तो सिंपल तरीके से आपको बता देना चाहता हूँ, 2 ATP यहाँ बना और 2 ATP इस स्टेप पर बना, यानी टोटल कितने ATP बने हैं, ATP की मात्रा कितनी बन गई 4, और 2 NADH बना है। तो एक NADH से 3 ATP बनता है। ध्यान दीजिएगा, एक NADH से 3 ATP बनता है। तो 2 NADH है तो मतलब कितने ATP बनेंगे, 6 ATP बनेंगे। 6 ATP NADH से बनते हैं। हालांकि ग्लाइकोलिसिस में डायरेक्टली ये प्रोसेस नहीं होती है, माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन पर होती है। तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में आपको सही तरीके से बताया जाएगा कि NADH से कितने ATP बनते हैं। कन्वर्ट करके मैं यहाँ पर बताऊँगा आपको। ठीक है, बहरहाल आपको यहाँ पर सिर्फ ये समझना है कि नंबर ऑफ ATP कितने बन रहे हैं। तो 4 ATP बना है। जो 4 ATP गाइज यहाँ पर बनता है, उन्हीं में से 2 ATP आपको फर्स्ट फेज पे यूज हो जाता है। एक एक करके यहाँ पर यूज हुआ है, आप देख सकते हैं। तो ये 2 ATP यूज हो जाता है, मतलब टोटल हम कह सकते हैं कि सिर्फ ATP यहाँ पर 2 ATP बनता है। ATP कितने 2 ATP 2 ATP ही बनते हैं। और NADH और ये दोनों ATP दोनों मिला लेंगे तो टोटल नेट गेन ATP की मात्रा कितनी होती है, 8 ATP नेट गेन होती है इन ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस में। तो ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस में नेट गेन ATP की मात्रा कितनी होती है, 8 होती है। गाइस, जो प्रोसेस मैंने आपको डायग्राम में समझाया बताया, वही प्रोसेस आपको यहाँ पर लिखा भी हुआ है। लिखा हुआ है सेम वही पॉइंट यहाँ पर लिख दिया है हमने। आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, इसको उतार लेना है बहुत सिंपल तरीके से। जैसे आपको मैं समझा दे रहा हूँ। फेज फर्स्ट में रेस्पिरेटरी फेज होता है, प्रिपरेटरी फेज होता है, सॉरी। इट कंसिस्ट ऑफ फर्स्ट 5 स्टेप। स्टार्टिंग के 5 स्टेप जो होते हैं वो प्रिपरेटरी फेज के होते हैं, in which the glucose is enzymatically phosphorylated by ATP to yield fructose 1,6-biphosphate, जहाँ पर इजीली आसानी से फ्रक्टोज 1,6-biphosphate बन जाता है। ठीक है, फ्रक्टोज 1,6-biphosphate is then split into half to yield 2 molecule of 3 carbon containing glyceraldehyde 3-phosphate और वह डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट। सिंपल तरीके से फ्रक्टोज 1,6-फास्फेट कन्वर्ट हो जाता है 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड जो होता है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फास्फेट और वह डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। समझ गए कि नहीं समझे? अब अगर सिर्फ ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फास्फेट के कहेंगे तो 2 मॉलिक्यूल आप एक साइड में दिखाएंगे, अगर डाईहाइड्रोक्सी दिखाएंगे तो उसके 2 मॉलिक्यूल आप दिखाएंगे। सिंपल, दोनों के अलग अलग दिखाना चाहते हैं
तो एक मॉलिक्यूल इसका और एक मॉलिक्यूल डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन का। ओके, एक मॉलिक्यूल इसका और एक इसका हो जाएगा। 10. द फर्स्ट फेज रिजल्ट इन क्लीवेज ऑफ हेक्सोकाइनेज। दिस क्लीवेज रिक्वायर्ड एन इन्वेस्टमेंट टू ATP molecule to activate the glucose molecule and prepare it for cleavage into 3 carbon compound। यहाँ पर इस प्रोसेस के माध्यम से 2 ATP मॉलिक्यूल यूज हो जाता है और ग्लूकोज को एक्टिवेट मॉलिक्यूल्स में से कन्वर्ट कर देता है 3 कार्बनिक कंपाउंड मॉलिक्यूल में, ग्लिसरॉल 3-फॉस्फेट और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। सिंपल। तो दोस्तों वीडियो कैसा लग रहा है इसके बारे में कमेंट करके बताइएगा। इसके पहले फोटोसिंथेसिस के बार बार मैं आपको बता रहा हूँ कि जो भी लेक्चर्स अपलोडेड हो चुके हैं उन्हें देखना बिल्कुल मत भूलिएगा, कहीं आपको पछतावा ना हो। एग्जाम आते आते आप इसकी पढ़ाई कर लीजिए, नोट्स अच्छे से बना लीजिए। ओके, अब नेक्स्ट हो जाएगा पे ऑफ फेज। पे ऑफ फेज स्टार्ट हो जाएगा। पे ऑफ फेज में देख लीजिए, दिस फेज कंस्टिट्यूट द लास्ट 5 रिएक्शन ऑफ ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस की एक एक स्टेप के बारे में यहाँ पे मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, केवल डायग्राम में आपको समझा दिया हूँ। उसके जो इम्पोर्टेंट फेजेज हैं उसके अंतर्गत में जो है वो आपको बता दे रहा हूँ। जैसे आपको बता दे रहा हूँ पे ऑफ फेज में जो होता है, लास्ट के 5 रिएक्शन जो होते हैं वो पे ऑफ फेज के होते हैं। दिस फेज मार्क द रिलीज ऑफ ATP मॉलिक्यूल। इस फेज में ATP रिलीज होती है, ये चीज़ें प्रोसेस दिखाया गया है। 2 मॉलिक्यूल ATP पायरुविक एसिड में बचते हैं तो यूज हो जाते हैं और 2 NADH के बनते हैं। ठीक है, ये आपको मैंने उसी में दिखा दिया। हियर 4 मॉलिक्यूल ऑफ ADP आर फास्फोरिलेटेड। 4 मॉलिक्यूल ADP के फास्फोरिलेटेड होते हैं और टू ATP although 4 मॉलिक्यूल ऑफ ATP आर फॉर्म। इस कंडीशंस में 4 मॉलिक्यूल ATP के बनते हैं। वही स्टेप जो मैं समझाया वही यहाँ पर लिखा हुआ है। द नेट रिजल्ट इज ओनली 2 मॉलिक्यूल ऑफ ATP पर मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। हर एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज से 2 ATP यहाँ पर बचता है और 2 ऑक्सीडाइज यूज हो जाता है। 2 मॉलिक्यूल ऑफ ATP यूटिलाइज इन फेज फर्स्ट। वही प्रोसेस यहाँ पर लिखा गया है, कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए किसी को। अगर इसके बाद भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, कोशिश करूंगा आपको फिर से समझाने की। बहरहाल मैं आपको एक बार गारंटी के साथ कह रहा हूं कि अगर इस लेक्चर को आप कम से कम 2 बार देखते हैं रिवीजन करके, तो आपको दोबारा किसी और का लेक्चर, किसी और का वीडियो या कहीं और भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। आगे आप देख लीजिए, रिएक्शन देखिएगा, इधर लिखा हुआ है और रिएक्शन कौन से रिएक्शन के बाद कितने ATP बनता है वो पूरा आपको आगे मैं दिखा देता हूँ कम्प्लीटली। पहले रिएक्शन देख लीजिए, ग्लूकोज क्या क्या हुआ, पूरे प्रोसेस जो आपको ग्लाइकोलिसिस देखा आपने, क्या क्या हुआ उसमें। ग्लूकोज लगा, 2 ATP लग गया, 2 इनरन फास्फेट लग गया और 2 NAD प्लस लग गया। ठीक है, बना क्या, 2 पायरुविक एसिड, 2 ATP, 2 NADH और 2 H2O मॉलिक्यूल, ये रिएक्शन में मिल गया। दीज आर नेट प्रोडक्शन ऑफ 2 ATP एंड 2 NADH मॉलिक्यूल। द NADH कैन बी ऑक्सीडाइज in the mitochondria to produce further ATP molecule by oxidative phosphorylation। जब ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन प्रोसेस होती है तब ATP का सिंथेसाइजेशन होता है जो कि माइटोकॉन्ड्रियल इनर मेम्ब्रेन पर होता है। तो जो NADH बना है उसके बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ये आपको देखने को मिलेगा माइटोकॉन्ड्रिया में कन्वर्ट। ओके, अब यहाँ पर रिएक्शन देख लीजिए, कौन कौन से रिएक्शन है जहाँ पर ATP बन रहा है और यूज हो रहा है, रिलीज हो रहा है। कितना ATP बना, कितना यूज हुआ। देखिएगा यहाँ पर इधर रिएक्शन लिखा है, इधर ATP चेंज पर ग्लूकोज। पहला स्टेप था ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फास्फेट कन्वर्जन रिएक्शन था। ये रिएक्शन था कि नहीं था? था। यहाँ पर एक ATP यूज हो रहा है इसलिए माइनस दिखा गया है। उसके बाद फ्रक्टोज 6 फास्फेट से फ्रक्टोज 6 फास्फेट से फ्रक्टोज 1,6 बाई फास्फेट में कन्वर्ट होते समय भी एक ATP यहाँ पर यूज हुआ था। सिंपल इज दैट। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा 2 मॉलिक्यूल ऑफ 1,3 बाई फास्फोग्लिसरिक एसिड से 2 मॉलिक्यूल ऑफ 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड में कन्वर्ट होते समय 2 ATP के मॉलिक्यूल यहाँ पर बनते हैं। ठीक है, और उसके बाद 2 फास्फोइनॉल पायरुवेट
पायरुवेट से 2 पायरुविक एसिड कन्वर्ट होते समय 2 ATP फिर से बनता है। तो टोटल कितने ATP बन गए? कितने ATP बने? 4। 4 में से 2 यहाँ पर जो यूज हो रहे हैं इसी के यूज हो जाते हैं, इसलिए माइनस हो जाएगा। तो टोटल नेट ATP 2 नेट ATP मॉलिक्यूल यहाँ पर बनता है इनके साथ ग्लाइकोलिसिस, एक्सेप्ट NADH। ओके, तो दोस्तों ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। ग्लाइकोलिसिस की पहली प्रोसेस, रेस्पिरेशन की फर्स्ट स्टेप और एनारोबिक रेस्पिरेशन की फर्स्ट स्टेप यहीं पे कंप्लीट हो जाती है। एनारोबिक की अगली स्टेप में आपको फर्मेंटेशन और वहाँ पर डिटेल रिएक्शन के साथ मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले आपको बता दूं कि इस वीडियो के बाद अगला जो लेक्चर होगा वो जल्द ही आप सबके सामने आ जाएगा, और जो होगा वो क्रेब्स साइकिल का होगा। तो सिंपल सी बात है, जब आपको ग्लाइकोलिसिस समझेंगे तभी आपको क्रेब्स साइकिल की प्रोसेस समझ में आएगी। इसलिए मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, बार बार ये कह रहा हूँ कि पहले आप ग्लाइकोलिसिस को जरूर समझने की कोशिश कीजिएगा। जो लोग चैनल में पहली बार जुड़ रहे हैं फटाफट उसको सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, और सभी दोस्तों मित्रों के पास ग्रुप में शेयर कर दीजिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि हमारे साथ बने रहें। ऐसे ही साथ अपना बनाए रखिए। धन्यवाद।